हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है, हम टोटल 1000 क्वेश्चंस का एंकलैक्स बेस्ड सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज का हमारा 18th एपिसोड है। तो जब हमने 17th एपिसोड ख़त्म किया तो वहाँ पे लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था। ठीक है, तो और आप लोगों को बोला था कि आप इसका ऑप्शन कौन सा इनमें से सही ऑप्शन है वो चूज़ करने के लिए बोला था। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द क्लाइंट विद द जॉइंट रिप्लेसमेंट इज शेड्यूल्ड टू रिसीव लोनएक्स एनॉक्सापेरिन, विच लैब वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। देखिए, एक पेशेंट है, उसको एनॉक्सापेरिन चल रहा है। एनॉक्सापेरिन मतलब हेपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन है, वो चल रहा है। विच लैब वैल्यू शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, इनमें से कौन सी लैब वैल्यू है जो डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी, यानी कि इनमें से कौन सी एक एबनॉर्मल वैल्यू है जो डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी हेपेरिन वाले पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है, दिया गया फर्स्ट ऑप्शन में पीटी ऑफ 20 सेकेंड, पीटी मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ 20 सेकेंड। दूसरा है पीटीटी ऑफ 300 सेकेंड, पीटीटी का मतलब होगा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। पीटी हो गया प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पीटीटी हो गया पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। और तीसरा दिया गया प्रो टाइम ऑफ 30 सेकेंड, प्रो टाइम का मतलब भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम ही होता है। प्रो टाइम का मतलब भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि पीटी टाइम ही होता है। और आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, ठीक है। तो अभी आपको पहले इन सबकी नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए। पीटी की अगर बात की जाए तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम 9.6 से 11.8 सेकेंड होता है। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो 20 से 36 सेकेंड होता है, ठीक है। और प्रो टाइम का मतलब भी प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, तो जिसकी नॉर्मल वैल्यू 9.6 टू 11.8 सेकेंड होती है, ठीक है। और आईएनआर जो है वो आईएनआर 2 से 3 होता है, ठीक है, या 3 से 4.5 भी होता है अगर पेशेंट को हाई डोज वारफेरिन अगर चल रहा है तो। और 2 से 3 है तो नॉर्मल वारफेरिन अगर पेशेंट को चल रहा है तो 2 से 3, और अगर हाई डोज चल रहा है तो 3 से 4.5 देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे चल रहा है पेशेंट को क्या, एनॉक्सापेरिन, जिसमें होता है हेपेरिन। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम की जो बात की जाए तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो नॉर्मल 9.6 से 11.8 होता है। और इस प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक फॉर सेकेंड्स टू क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लीडिंग होने के बाद क्लॉट फॉर्मेशन होने में जो टाइम लग रहा है उसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोल रहे हैं। और इसका नॉर्मल वैल्यू 9.6 से 11.8, ठीक है। लेकिन जो पेशेंट को ओरल एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन चलती है, जैसे हेपेरिन चल रही है या वारफेरिन चल रही है, तो उनमें क्या है कि प्रोथ्रोम्बिन का टाइम जो है वो बढ़ जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है। नॉर्मल जो 9.6 से 11.8 है तो वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 20 सेकंड दिया गया है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि इतना तो अगर पेशेंट को ओरल एंटीकोगुलेंट हेपेरिन या वारफेरिन चल रहा है तो ये बढ़ जाएगा, इतना एक्सपेक्टेड है। इसलिए ये एक हेपेरिन और एनॉक्सापेरिन वाले पेशेंट के लिए या वारफेरिन वाले पेशेंट के लिए एक नॉर्मल वैल्यू हो गई है ये 20 सेकेंड। इसलिए इस वैल्यू को डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा दिया है प्रो टाइम ऑफ 30 सेकेंड, प्रो टाइम ऑफ 30 सेकेंड का मतलब भी यही हुआ कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो 30 सेकेंड का है। तो प्रो टाइम अगर हेपेरिन और वारफेरिन वाले में अभी हमने बताया कि जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम पेशेंट में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये भी एक नॉर्मल वैल्यू है, इसको भी हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अगर प्रो टाइम जो है या प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो 30 सेकेंड से ज़्यादा है, अगर 30 सेकेंड से ज़्यादा है हिपेरिन वाले पेशेंट में या वारफेरिन वाले पेशेंट में, तो हम उस पेशेंट के लिए ब्लीडिंग प्रिकॉशन जो है वो यूज करेंगे। यानी कि पेशेंट में कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, इंटरनल जीआई ब्लीडिंग भी हो सकती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिल सकती है जब प्रोथ्रोम्बिन टाइम 30 सेकेंड से ज़्यादा है तो। इसलिए ये दोनों ऑप्शन ए और सी दोनों यहाँ पे क्रॉस हो जाएंगे। दूसरा दिया गया है आपको INR 3, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि INR का मतलब होगा इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। INR का मतलब है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, जिसकी नॉर्मल वैल्यू की अगर बात की जाए तो अगर किसी पेशेंट को वारफेरिन चल रहा है नॉर्मल डोज में तो वो हो गई 2 से 3, और अगर हाई डोज वारफेरिन की चल रही है तो इसका मतलब है उसका INR वैल्यू जो है वो 3 से 4.5 आपको देखने को मिलेगी। और INR का इफेक्ट यूज क्या होता है,
INR का इफेक्ट यूज जो हम जो करते हैं वो ओरल एंटीकोगुलेंट का इफेक्ट मेजर करने के लिए करते हैं, टू मेजर ओरल एंटीकोगुलेंट। ओरल एंटीकोगुलेंट जो हम पेशेंट को दे रहे हैं उनका इफेक्ट मेजर करने के लिए हम INR का स्टडी करते हैं, और INR की वैल्यू हिपेरिन और वारफेरिन वाले पेशेंट में बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 3 है, अगर 3 है तो इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है वारफेरिन या हिपेरिन ओरल एंटीकोगुलेंट वाले पेशेंट्स के लिए। तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपका यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो बी आंसर आएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल पीटीटी वैल्यू की बात की जाए तो जो नॉर्मल पीटीटी वैल्यू पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो नॉर्मल 20 से 36 सेकंड यानी कि 20 to 36 सेकंड देखने को मिलता है। और प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन टाइम जो है या पीटीटी जो वैल्यू है इसका इफेक्ट क्या है, यानी कि इसका क्या यूज़ होता है, इसका मतलब है कि ये जो हिपेरिन थेरेपी हम पेशेंट को दे रहे हैं, हिपेरिन थेरेपी जिस पेशेंट में चल रहा है उसके इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए हम पेशेंट में पीटीटी वैल्यू कराते हैं। और पीटीटी वैल्यू जो है नॉर्मल 20 से 36 सेकंड की होती है। अगर किसी पेशेंट में हमने जैसे बता दिया है 20 से 36 सेकंड पीटीटी वैल्यू है, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है, तो इसका मतलब ये नॉर्मल है। लेकिन अगर पेशेंट को एनॉक्सिपेरिन यानी कि हिपेरिन अगर चल रहा है तो उस पेशेंट में ये 20 से 36 वाली वैल्यू भी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। यानी कि अगर किसी पेशेंट में हिपेरिन और ओरल एंटीकोगुलेंट वारफेरिन अगर कोई भी चल रहा है तो उन्हें प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, INR की वैल्यू देखने को बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, प्रो टाइम यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, और पीटीटी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ये सभी एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, और इतनी तो देखने को बढ़ी हुई मिलेगी, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम 30 सेकंड तक जा सकता है। अगर 30 सेकंड से ज़्यादा है तो फिर इसको हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 30 और 30 से कम दिया गया है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही नहीं होंगे। INR 3 जो है वो वारफेरिन वाले पेशेंट के लिए, हिपेरिन वाले पेशेंट के लिए एक नॉर्मल वैल्यू, इसलिए ये भी आंसर आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पीटीटी 300 टाइम्स है। पीटीटी नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो 20 से 36 सेकंड होती है। अगर किसी पेशेंट को हिपेरिन वगैरह चल रहा है तो उस पेशेंट में पीटीटी जो है 90 सेकंड तक अगर है उसको हम नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट में मोर देन 90 दिख रही है तो इसका मतलब है कि इस चीज़ को डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको 300 दिया गया है, यानी कि लगभग बहुत ही ज़्यादा दिया गया है। और ये जो 300 सेकंड है इसको हम एबनॉर्मलिटी के रूप में काउंट करेंगे और इसको डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, ताकि हम जो ब्लीडिंग प्रिकॉशन है उनको तैयार कर सकें, या पेशेंट को ब्लीडिंग होने के जो चांसेस हैं उससे पहले ही ब्लीडिंग को हम रोक सकें, या उसको डोज की जो हमें हिपेरिन जो दे रहे हैं उसका कम कर सकें। डोज को कम कर देंगे तो पीटीटी वैल्यू को हम कम करने में हेल्प कर पाएंगे और पेशेंट में ब्लीडिंग होने के चांसेस जो उनको कम कर पाएंगे। तो यहाँ पे 300 टाइम्स यानी कि पीटीटी की वैल्यू जो नॉर्मल अगर हिपेरिन एंटीकोगुलेंट अगर किसी पेशेंट को चल रहा है तो उसको 90 सेकंड तक जा सकती है, लेकिन अब यहाँ पे 300 है, तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम जा सकती है उससे भी लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर किसी पेशेंट को हिपेरिन चल रहा है तो उस पेशेंट में हम जो ब्लड का सैंपल है, अगर कोई भी ब्लड सैंपल निकाल रहे हैं तो वहाँ पे ब्लड सैंपल जो है अगली 1 घंटे में जो डोज दी जानी है उससे पहले ही हम एक ब्लड सैंपल लेंगे। यानी कि मान लीजिए पेशेंट को 10 PM पे हेपेरिन का डोज जाना है और हमें ब्लड सैंपल लेना है, तो उसका हम जो 10 बजे वाला जो डोज है उससे 1 घंटे पहले यानी कि 9 PM पर ही हम उस पेशेंट का ब्लड सैंपल ले लेंगे। और ऐसे पेशेंट में वेनस की पंक्चर वाली जो साइट है उसको हम 3 से 5 मिनट तक प्रेस करके रखेंगे ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। और ब्लीडिंग को रोकने के लिए यहाँ पे हम काफ़ी लंबे टाइम तक प्रेस करके रखते हैं, यानी कि जैसे 3 से 5 मिनट, तभी पेशेंट में ब्लीडिंग जो है वो रुक पाती है। इसलिए यहाँ पे पीटीटी वैल्यू नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नॉर्मल होती है 20 से 36 सेकंड, लेकिन हिपेरिन वाले पेशेंट में 90 सेकंड भी देखने को मिल सकती है, और यहाँ पे 300 सेकंड है। इसलिए हम इस ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। 300 सेकंड बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, an elderly client with abdominal surgery is admitted to the unit following surgery in anticipation of the complication of anesthesia and narcotic administration the nurse should, यानी कि एक पेशेंट है आपके पास में, एब्डोमिनल सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है, सर्जरी उसकी हो चुकी है, उसको एनेस्थीसिया दिया गया था और नारकोटिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया था, ठीक है। द नर्स शुड, कॉम्प्लिकेशन हो गया पेशेंट को एनेस्थीसिया और नारकोटिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो अब उसकी कॉम्प्लिकेशन में हो जाने के बाद नर्स उसको कौन सा चीज़ इनमें से देगी, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। क्या यहाँ पे किसी पेशेंट में ऑक्सीजन के कमी की बात की गई है? नहीं की गई है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की बात की गई है, एनेस्थीसिया और नारकोटिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर कमी होती तो हम ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की क्वेश्चन में कोई बात नहीं की गई, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा।
तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट। क्या इस पेशेंट में कोई फ्लूइड या ब्लड की या हीमोग्लोबिन की कमी की बात की गई है? क्वेश्चन में नहीं की गई है, इसलिए ये ऑप्शन में गलत होगा, क्योंकि अगर पेशेंट में ब्लड की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है या फ्लूइड की कमी है तो हम उसको ब्लड देते, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रिपेयर टू डू कार्डियो रिसस्टेशन, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट का जो नॉर्मल हार्ट साइकिल है या कार्डियक साइकिल है या नॉर्मल हार्ट रेट है उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत होगा। कार्डियो रिसस्टेशन प्रोग्राम के लिए या सीपीआर के लिए हम पेशेंट को तब रेडी करते हैं जब पेशेंट अरेस्ट हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि हैव नार्कान या नैलेक्सोन अवेलेबल। नैलेक्सोन जो है वो एक ओपोइड एंटागोनिस्ट, यानी कि यहाँ पे बात की गई थी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया एंड नारकोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो नारकोटिक मेडिकेशन जो है उनके एंटीडोट के रूप में हम नैलेक्सोन का यूज करते हैं। ओपोइड एंटागोनिस्ट या एक जो ओपोइड एनाल्जेसिक है जैसे नारकोटिक ये, तो इनके एंटीडोट के रूप में हम नैलेक्सोन का यूज करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में नारकोटिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं तो उसमें हम नैलेक्सोन मेडिकेशन देंगे, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट विद rheumatoid arthritis has prescription for hydroxychloroquine, which instruction should be included in the discharge teaching। यानी कि एक पेशेंट है रूमेटोइड आर्थराइटिस वाला और उसको हाइड्रोक्लोरोक्सिक्विन मेडिकेशन चल रही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन चल रही है, तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन आप पेशेंट को डिस्चार्ज होते टाइम देंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया टेक द मेडिकेशन विद द मिल्क, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है उसको मिल्क के साथ में लेना है। रिपोर्ट जॉइंट पेन, अगर पेशेंट को जॉइंट पेन होते हैं तो इन्फॉर्म करेगा डॉक्टर को या हॉस्पिटल में आके दिखाएगा, क्लिनिक में आके दिखाएगा। तीसरा ऑप्शन है अलाउ 6 वीक्स फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट, यानी कि पेशेंट को कम से कम 6 महीने ये मेडिसिन चलानी है। चौथा है हैव आई एग्जाम एवरी 6 मंथ, या हर छठे महीने में पेशेंट को आई का एग्जामिनेशन करवाने की ज़रूरत है। देखिए रूमेटोइड आर्थराइटिस की यहाँ पे बात की गई, तो सबसे पहले रूमेटोइड आर्थराइटिस की अगर बात करें तो रूमेटोइड आर्थराइटिस जो है वो एक जो जॉइंट है हमारे, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल कनेक्टिव जॉइंट में जो कनेक्टिव टिश्यू है, साइनोवियल जॉइंट की जो मेम्ब्रेन है, ये इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इनका डिस्ट्रक्शन होने की वजह से पेशेंट में पेन दिखता है, पेन फील होता है पेशेंट को, और ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसमें वास्कुलाइटिस जो है या पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं उनमें ब्लड फ्लो है उनका भी कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो कम हो जाने की वजह से ऑर्गन सिस्टम या जो ऑर्गन है उनके फेलियर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। टिश्यू इस्चीमिया हमें देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगी, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा जिस भी जॉइंट का इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे, और स्टिफनेस देखने को मिलेगी, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो सब बातें होगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रूमेटॉइड फैक्टर नाम से एक टेस्ट करते हैं। इसमें क्या है कि रूमेटॉइड फैक्टर जो है ये 0 से 39 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल, 0 से 39 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल, ये एक नॉर्मल रेंज है। अगर किसी पेशेंट में 40 से 79 यानी 40 से 79 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल है तो इस पेशेंट को हम बोल रहे हैं वीकली रिएक्टिव है। और रिएक्टिव का मतलब हो गया अगर मोर देन 79 या मोर देन 80 है इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल, तो इसका मतलब कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, ऐसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंफर्म करते हैं। अगर किसी पेशेंट में 40 से 79 है इसका मतलब है कि उसको वीकली रिएक्टिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और अगर रिएक्टिव है इसका मतलब है कि पेशेंट को 80 इंटरनेशनल यूनिट पर एम एल से ज़्यादा रूमेटॉइड फैक्टर है, तो पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कन्फर्म्ड है। और इसी पेशेंट को आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चल रही है, तो पेशेंट को डिस्चार्ज के टीचिंग के टाइम पर आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? टेक द मेडिकेशन विद मिल्क। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिकेशन को मिल्क के साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हम एक क्लोरोक्विन मेडिकेशन जो मलेरिया वाले पेशेंट के लिए यूज करते हैं उसको मिल्क के साथ में लेने के लिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि क्लोरोक्विन जो मेडिकेशन है वो पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया करती है। तो जब पेशेंट क्लोरोक्विन मेडिकेशन ले रहा है उसका मतलब है कि उसको उसके साथ में दूध को लेने की ज़रूरत है, ताकि जो पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को नहीं मिले। इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मिल्क के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ट जॉइंट पेन। जॉइंट पेन अगर हो रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट पेन तो देखने को ही मिलेगा, तो ये तो इसका सिम्टम ही है। अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब आपकी पेन किलर मेडिकेशन है जो चली रही होंगी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये एक डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के नाम से जो एक ये अपन बोल सकते हैं कि एक जो
मेडिसिन जो चलती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस में उनको हम बोल रहे हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स। ये एक NSAIDs की तरह ही होती हैं। तो इनका हम जॉइंट पेन के लिए या पेशेंट को और भी कोई प्रॉब्लम्स जो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, उनके लिए हम ये सब मेडिसिन उनको देते हैं। तो जो जॉइंट पेन जो है उसके लिए हम पेन किलर मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हैं। इसकी वजह से अगर जॉइंट पेन हो भी रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तीसरा देगा अलाउ 6 वीक्स फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट। ये ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्टिमल इफेक्ट के लिए 6 वीक चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 वीक चलाने के लिए ये मेडिसिन जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से या इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर की वजह से रोमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस भी रहते हैं कई पेशेंट में। तो ऐसे पेशेंट को ये लाइफ लॉन्ग ही चलते हैं, इसलिए 6 वीक के लिए हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 6 वीक के लिए मेडिसिन लेना है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव आई एग्जाम एवरी 6 मंथ। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिकेशन जो है वो पेशेंट के रेटिना को डैमेज करती है, पेशेंट के रेटिना को डैमेज करती है। और अगर रेटिना में डैमेज हो रहा है इसका मतलब है कि पेशेंट को कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेज हैं। और इसलिए जब भी पेशेंट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिकेशन ले रहा है तो हम उसके रेटिना एग्जामिनेशन यानी कि उसके आई एग्जामिनेशन को हर 6 मंथ में चेक कराने के लिए बोलेंगे, या आई एग्जामिनेशन कराने के लिए बोलेंगे, ताकि अगर रेटिना में कुछ भी चेंजेस हमें लग रहे हैं पहले ही तो इस मेडिसिन को हम कम कर सकते हैं, या उसको जो थेरेपी जो चल रही है उस मेडिसिन से उस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इस मेडिसिन को हम रिमूव करके दूसरी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। इसमें डायरेक्ट लिंक ये है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिकेशन जो है वो रेटिना को डैमेज करती है, इसलिए अगर किसी पेशेंट को ये मेडिसिन चल रही है तो हम उस पेशेंट को हर 6 महीने में आई एग्जामिनेशन कराने के लिए बोलेंगे, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्लाइंट विद ए फ्रैक्चर टीबिया हैज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट अप्लाई टू इमोबिलाइज द फ्रैक्चर। यानी कि एक पेशेंट है जिसको टीबिया का फ्रैक्चर है और उसको हमने POP यानी कि एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कास्ट है या जो प्लास्टर हम जिसको बोल रहे हैं वो लगा रखा है फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करने के लिए। आगे लिखा है विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है नर्स के द्वारा या कौन सा एक्शन जो है नर्स के द्वारा जो किया गया है ये बता रहा है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की अच्छे तरीके से पेशेंट को सब कुछ पता हो गया है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम लगा रहे हैं इसके बारे में पेशेंट को इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई है, तो इनमें से सही एक्शन कौन सा है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है, तो इनमें से कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो सही है, बाकी 3 गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है हैंडल द कास्ट विद द फिंगर टिप। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस के कास्ट को यानी कि जो प्लास्टर लगाया है आपको उसको फिंगर टिप से हैंडल करेंगे, या जैसे उठा के रखना है या जब आप चल रहे हैं तो उसको सहारा देना है या पकड़ना है, तो आप क्या फिंगर टिप से देंगे या फिंगर टिप से देंगे? नहीं देंगे फिंगर टिप से। ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि अगर हम कास्ट को हैंडल कर रहे हैं तो उसको फिंगर टिप से नहीं, हम पूरे पाम से करेंगे, ताकि पाम जो है हमारा ज़्यादा सपोर्टिव रहता है और पेशेंट को हैंड जो है उसको ज़्यादा इमोबिलाइज कर पाएगा। इसीलिए फिंगर टिप से हैंडल नहीं करके हम उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को या उस कास्ट को पाम से हैंडल करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है आपका। दूसरा दिया गया बाई वाल उदा कास्ट, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि बाई वाल का मतलब होता है मान लीजिए ये किसी पेशेंट का हैंड है और उस पर ये कास्ट लगा हुआ है, ये कास्ट लगा हुआ है, यहाँ पे फिंगर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो बाई वाल्विंग का मतलब होता है ये जो कास्ट है उसको हम दोनों साइडों से, एक इधर से और दूसरी साइड में उधर से कट कर देते हैं, ताकि जो जितना चिपका हुआ है उससे थोड़ा सा अगर कट कर देंगे बीच में से हल्का सा, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल जो टाइट किया हुआ है उसको थोड़ा सा रिलीव करने के लिए हम बाई वाल्विंग करते हैं। बाई वाल्व का मतलब हो गया जो कंप्रेशन, जो इमोबिलाइज करने के लिए कास्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंप्रेशन अगर टाइट लग रहा है पेशेंट को कि बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है, टाइट होने की वजह से हमें एक सिंड्रोम देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इस कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि पेशेंट को पल्सलेसनेस, जैसे मान लीजिए यहाँ तक प्लास्टर लगा हुआ है पेशेंट को, ठीक है, कास्ट लगी हुई है, तो अभी ये जो आगे वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे पेशेंट में पल्स देखने को नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैलर यानी कि कलर चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैरेस्थीसिया यानी कि जो सेंसेशन है वो फील नहीं होंगे। तो ये जो सब सिम्टम है, पल्सलेसनेस, पेन, पैलर, पैरेस्थीसिया, ये सब के सब सिम्टम जो है ये किसके सिम्टम है, ये कंपार्टमेंट के सिम्टम्स हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में अब इस प्रेशर को, ये किस वजह से होता है, जो लंबे समय तक प्लास्टर लगा रहता है या टाइट प्लास्टर या टाइट कास्ट हमने लगा दिया, तो उसकी वजह से पेशेंट में ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसको रिलीव करने के लिए हम जो कास्ट है उसको हल्का सा बीच में से दोनों साइडों से, यानी कि मीडियल वाली साइड से और लैटरल वाली साइड से उसको हल्का सा कट कर देते हैं। कट करने की वजह से क्या है कि
पेशेंट का जो प्लास्टर है वो जो तो ज़्यादा टाइट रहता है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो पेशेंट के हाथ में जो सेंसेशन पेरेस्थीसिया पेलर पेन देखने को मिल रहा है वो थोड़ा रिलीव हो जाएगा। तो ये जो बाईवाल्विंग है ना, ये हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम में करते हैं, ना कि ये एक इसका सही स्टेटमेंट है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है ड्राई द कास्ट विद ए हेयर ड्रायर, ठीक है। तो ये जो हेयर ड्रायर है ये कास्ट को ड्राई करने जब हम पीओपी लगाते हैं तो उसको पानी में गीला करके फिर लगाते हैं, तो ये एक हार्ड शेप ले लेता है उसी टाइम, लेकिन इसको पूरा सूखने के लिए लगभग 24 आवर्स चाहिए होते हैं। तो जब हम किसी इसको ड्राई करने के लिए, कास्ट को ड्राई करने के लिए हम हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि ज़्यादा गर्मी होगी, और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से प्लास्टर में भी बर्न हो सकता है, यानी कि कास्ट में भी बर्न हो सकता है, और पेशेंट का स्किन भी इससे बर्न हो सकता है। इसलिए हेयर ड्रायर का यूज़ हम नहीं करेंगे कास्ट को ड्राई करने के लिए। कास्ट को नॉर्मली ही ड्राई किया जाएगा, यानी कि अगर आपने लगा दिया तो वो अपने आप ही ड्राई होगा, आपको उसमें कुछ अलग से हीट देने की ज़रूरत नहीं है ड्राई करने के लिए। चौथा ऑप्शन है अलाउ 24 आवर्स बिफोर बियरिंग वेट। हाँ, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को हमने कास्ट लगाया है तो उसको चलने, मान लीजिए पैर में कास्ट लगाया है, तो अभी ऐसा नहीं है कि पेशेंट को आपको कास्ट लगा दिया तो पेशेंट अभी अपने पेट जो वेट है उसको उस लेग में, जिसमें मान लीजिए लेफ़्ट में कास्ट लगाया है तो लेफ़्ट वाले लेग पे वेट बियर करके चल पाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी कास्ट लगाया तो कम से कम नेक्स्ट 24 आवर्स तक के लिए पेशेंट को चलने नहीं देना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट 24 आवर्स तक जो हमारा कास्ट है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा बिल्कुल, और इससे क्या है कि पेशेंट वेट बियर करके लगभग 24 घंटे बाद में चल पाएगा। इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कि पेशेंट को कास्ट लगने के नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद में वेट बियर करने के लिए बोलेंगे, और पेशेंट अभी इमीडिएटली कास्ट लगने के बाद में वेट बियर उस एक्सट्रीमिटीज़ पे या उस लिम्ब पे नहीं कर सकता, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये चाइल्ड विद स्कोलियोसिस है जे स्पाइका कास्ट अप्लाइड। एक बच्चा है जिसको स्कोलियोसिस है और उसको स्पाइका कास्ट लगा हुआ है। स्कोलियोसिस क्या होता है? एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ लंबर स्पाइन। जो लंबर स्पाइन है उनका अगर एबनॉर्मल कर्वेचर है, लेटरल साइड में कर्वेचर अगर हो गया है तो उसको हम बोल रहे हैं स्कोलियोसिस। और एक बच्चा है उसको स्कोलियोसिस हो रखा है और उसके लिए हमने स्पाइका कास्ट लगा रखा है। स्पाइका कास्ट जो है वो अपर एब्डोमन से मान लीजिए ये बच्चा है आपके पास में, ठीक है, तो इसमें जो कास्ट लगेगा वो अपर एब्डोमन से लेकर के पूरे अपर एब्डोमन को सर्कमसाइज करेगा और पूरे पैर को करेगा, दोनों पैरों को करेगा, ठीक है। तो अपर एब्डोमन से लेकर के लोअर लिम्स तक, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट पेशेंट में प्लास्टर लगा दिया जाता है। इसको हम बोल रहे हैं स्पाइका कास्ट। और स्पाइका कास्ट का यूज़ बच्चों के लिए जो कॉमनली किया जाता है। तो दिया गया है विच एक्शन स्पेसिफिक टू द स्पाइका कास्ट शुड बी टेकन, यानी कि अगर किसी पेशेंट में स्पाइका कास्ट लगा हुआ है तो इनमें से कौन सा एक्शन है जो ज़रूर से ज़रूर करना है। फर्स्ट ऑप्शन है चेकिंग द बाउल साउंड, क्या स्पाइका कास्ट वाले पेशेंट के में बाउल साउंड चेक करना ज़रूरी है। दूसरा है असेसिंग द ब्लड प्रेशर, क्या पेशेंट का बीपी चेक करने की ज़रूरत है। तीसरा है ऑफरिंग पेन मेडिकेशन, क्या पेन मेडिसिन देने की ज़रूरत है। चेकिंग फॉर स्वेलिंग, क्या स्वेलिंग चेक करने की ज़रूरत है। देखिए ये चारों ऑप्शन जो है सही आंसर है यहाँ पे, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें विच एक्शन स्पेसिफिक टू द स्पाइका कास्ट शुड बी टेकन। देखिए पेशेंट का बीपी है तो वो तो पेशेंट अगर आपके पास में एडमिट है तो इसका मतलब आपको उसका बीपी चेक करना ही है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है स्पाइका कास्ट वाले के लिए, ये ऑप्शन इसलिए आपका गलत होगा। दूसरा दिया गया ऑफरिंग पेन मेडिकेशन, अगर पेशेंट पेन की कंप्लेंट कर रहा है तो पेन मेडिसिन आपको देना है, इसका स्पाइका कास्ट से कोई लिंक नहीं है। और चेकिंग फॉर स्वेलिंग, हाँ अगर आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही तो आप तो स्वेलिंग, अगर किसी पेशेंट में स्पाइका कास्ट लगाया है या कोई दूसरा भी कास्ट लगाया है तो आपको स्वेलिंग चेक करना ही है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ स्पाइका कास्ट से स्पेसिफिक रिलेशन की बात की जाए तो वहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि अगर किसी पेशेंट में स्पाइका कास्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो अपर एब्डोमेन से और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज के एंड तक जो स्पाइका कास्ट लगता है उसमें पेशेंट के एब्डोमेन वाले एरिया में भी स्पाइका कास्ट लगता है। और स्पाइका कास्ट एब्डोमेन वाले एरिया में लगने की वजह से, कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से पेशेंट में पैरालाइटिक इलियस देखने को मिल सकता है एब्डोमेन में, अगर किसी पेशेंट को लंबे समय तक स्पाइका कास्ट लगा हुआ है तो। अब पैरालाइटिक इलियस क्या होता है? पैरालाइटिक इलियस का मतलब है कि जो नॉर्मल बाउल मूवमेंट है, यानी कि जो नॉर्मल पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, यानी कि जो पैरालाइटिक इलियस में क्या होता है, पैरालाइटिक इलियस में आपको देखने को मिलेगा क्या
फेलियर ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ बाउल कंटेंट, यानी कि पैरालाइटिक इलियस वाले पेशेंट में जो बाउल कंटेंट जो है, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी कंटेंट है वो आगे की तरफ, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट जब होता है तो वो उस चीज़ को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, यानी कि फॉरवर्ड कर रहा है आगे की तरफ फोर्स से या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो पैरालाइटिक इलियस वाले पेशेंट में ये जो फॉरवर्ड वाला मूवमेंट है ये नहीं हो पाएगा। और अगर किसी पेशेंट में या स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में या बाउल में अगर फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा कि अगर लंबे समय तक ये चीज़ें रहीं तो पेशेंट में वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। दूसरा क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और बावल साउंड जो हम नॉर्मली सुनते हैं वो भी एब्सेंस होगी। ठीक है, तो जब भी हम किसी पेशेंट में स्पाइका कास्ट लगा रहे हैं तो उस पेशेंट में पैरालाइटिक इलियस होने के चांसेस रहते हैं। और पैरालाइटिक इलियस का असेसमेंट करने के लिए 3 मेन फीचर हैं यहाँ पे। पेशेंट में वोमिटिंग देखने को मिलेगी और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा और बाउल साउंड जो है वो एब्सेंट मिलेगी। तो इसीलिए हम अगर बीच बीच में पेशेंट में बाउल साउंड चेक करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि अगर पेशेंट में हमें बाउल साउंड सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में पैरालाइटिक इलियस डेवलप नहीं हुआ है स्पाइका कास्ट की वजह से। और जब भी हम पेशेंट को स्पाइका कास्ट लगा रहे हैं तो बाउल साउंड को चेक करेंगे। इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा कि अगर बाउल साउंड हमें सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट में पैरालाइटिक इलियस से कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए क्लाइंट विद ए सर्वाइकल फ्रैक्चर इज प्लेस्ड इन ट्रैक्शन, विच टाइप ऑफ ट्रैक्शन विल बी यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। यानी कि सर्वाइकल फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, उसको ट्रैक्शन लगा हुआ है, आपके पास में एडमिट था, अभी पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज होते टाइम आप पेशेंट में इनमें से कौन सा ट्रैक्शन सर्वाइकल वाले पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए तो ट्रैक्शन क्या होता है। ट्रैक्शन एक 2 तरह के ट्रैक्शन होते हैं, स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटल ट्रैक्शन। स्किन और स्केलेटल ट्रैक्शन का मतलब है ये दोनों ही हमारे जो बॉडी पार्ट हैं जो फ्रैक्चर हो चुके हैं उनको इमोबिलाइज करते हैं। तो स्किन ट्रैक्शन के लिए हम 8 से 10 LBS वेट यूज करते हैं और स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए हम 25 से 40 LBS वेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास सर्वाइकल फ्रैक्चर वाला है तो हॉस्पिटल में उसके लिए हम कौन सा ट्रैक्शन, अलग ट्रैक्शन यूज करते हैं, और जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाता है तो उसके लिए अलग सा ट्रैक्शन यूज करते हैं सर्वाइकल ट्रैक्शन के लिए, सर्वाइकल फ्रैक्चर अगर पेशेंट को है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया रसल्स ट्रैक्शन, दूसरा बक ट्रैक्शन, तीसरा हेलो ट्रैक्शन और चौथा है क्रचफील्ड टोंग ट्रैक्शन। अब देखिए रसल्स ट्रैक्शन और बक ट्रैक्शन ये दोनों ही आंसर यहाँ पे गलत होंगे, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को लोअर लिम्स या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का फ्रैक्चर है तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के फ्रैक्चर में या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को इमोबिलाइज करने के लिए हम रसल्स ट्रैक्शन और बक्स ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। इसलिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सर्वाइकल फ्रैक्चर के लिए। अगर लोअर लिम्ब के लिए बात होती तो यहाँ पे इन दोनों में से हम चूज कर सकते थे, तो लेकिन रसल्स और बक ट्रैक्शन जो है ये दोनों ही लोअर लिम्स के अगर फ्रैक्चर हैं तो उसमें यूज करते हैं। इसलिए ए और बी ये दोनों आंसर यहाँ पे गलत होंगे। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, विच टाइप ऑफ ट्रैक्शन विल बी यूटिलाइज एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। जब सर्वाइकल पेशेंट के लिए हम सर्वाइकल फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए डिस्चार्ज के टाइम पे, तो डिस्चार्ज के टाइम पे हम पेशेंट के लिए हेलो ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। अगर कोई पेशेंट जो डिस्चार्ज हो रहा है सर्वाइकल फ्रैक्चर वाला तो उसके लिए हम हेलो ट्रैक्शन यूज करेंगे। और लास्ट ऑप्शन आपका क्रचफील्ड टोंग ट्रैक्शन। जो क्रचफील्ड टोंग ट्रैक्शन जो है ये हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे डिस्चार्ज के टाइम पे, क्योंकि ये क्रचफील्ड टोंग ट्रैक्शन जो है ये पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है या हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उसको हम सर्वाइकल फ्रैक्चर में इमोबिलाइज कर रहे हैं तो क्रचफील्ड टोंग का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है डिस्चार्ज के टाइम पे, तो डिस्चार्ज के टाइम उस पेशेंट के लिए हम हेलो ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। मान लीजिए ये कोई भी पेशेंट है ऐसे लेटा हुआ है, ये उसका स्काल्प है, और तो क्रचफील्ड टोंग्स जो है ये पैराइटल बोन्स में ऐसे एक वायर डाल के या पिन डाल के उसके साथ में फिर नीचे की तरफ वेट हैंग किया जाता है पैराइटल बोन से, और ये इस वाले एरिया को फिर सर्वाइकल फ्रैक्चर वाले एरिया को इमोबिलाइज करता है। ये एक स्केलेटल ट्रैक्शन है क्रचफील्ड टोंग्स जो है। तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तब हम क्रचफील्ड टोंग्स का यूज़ करेंगे सर्वाइकल फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए, और जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है तो उसके लिए हम हेलो ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हेलो ट्रैक्शन जो है
वो ऐसे पेशेंट में भी जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो पेशेंट क्या है कि अपने घर पे चल सकता है या नॉर्मली वॉकिंग कर सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। तो हेलो ट्रैक्शन में ये सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबल है। लेकिन क्रचफील्ड टोंग ट्रैक्शन में पेशेंट हॉस्पिटल में बेड पर ही रहेगा, इसलिए हम उसको क्रचफील्ड टोंग्स ट्रैक्शन लगाते हैं। डिस्चार्ज के टाइम पे जब पेशेंट घर जाता है तो उसको हम क्रचफील्ड टोंग्स नहीं लगाते हैं, क्योंकि इस ट्रैक्शन के साथ में पेशेंट वॉकिंग नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा और उठ नहीं पाएगा। इसके लिए आपको पेशेंट को लेटे हुए रहना जरूरी है। इसलिए क्रचफील्ड टोंग ट्रैक्शन सिर्फ हॉस्पिटल में पेशेंट जब एडमिट है तभी यूज़ कर पाते हैं। जब पेशेंट घर जाता है तो सर्वाइकल फ्रैक्चर वाले पेशेंट के लिए हम हेलो ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं। इसलिए सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट विद फ्रैक्चर्ड हिप इज बीइंग टॉट करेक्ट यूज ऑफ द वॉकर। एक पेशेंट है जिसका हिप का फ्रैक्चर है, उसको हम करेक्ट यूज वॉकर का कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। द नर्स इज अवेयर दैट द करेक्ट यूज ऑफ द वॉकर इज अचीव्ड इफ द, यानी कि सब सही यूज कैसे अचीव कर पाएंगे वॉकर का, अगर इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन दिया गया है। फॉर्म्स आर लाइटली ऑन द हैंडल, जो पेशेंट के जो पाम है वो लाइटली हैंडल, जो वॉकर का जो हैंडल है उस पर है। दूसरा है एल्बोज आर फ्लैक्स 0 डिग्री, हम पेशेंट की जो एल्बो है वो 0 डिग्री फ्लैक्स है। क्लाइंट वॉक टू द फ्रंट ऑफ द वॉकर, पेशेंट वॉकर के आगे चल रहा है। तीसरा लास्ट है क्लाइंट कैरीज द वॉकर, पेशेंट वॉकर का यूज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ कैरी कर रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है वॉकर का यूज़ करने के लिए, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए एल्बोज आर फ्लैक्स, जब भी हम वॉकर की या क्रच की बात कर रहे हैं तो पेशेंट के एल्बो फ्लैक्स होने चाहिए, लेकिन 0 डिग्री नहीं, एटलीस्ट 20 to 30 डिग्री, 20 to 30 डिग्री फ्लैक्स होने चाहिए। और यहाँ पे 0 डिग्री की बात की गई तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। तीसरा है क्लाइंट वॉक टू द फ्रंट ऑफ द वॉकर, पेशेंट को वॉकर के आगे नहीं चलना है, फ्रंट में नहीं, पेशेंट को या उसके थोड़ा जो वॉकर का हैंडल वाला साइड है उसके आगे नहीं चलना है। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि पेशेंट को जब वॉकर दिया गया है या पेशेंट जब वॉकर का यूज़ कर रहा है तो उसको वॉकर के बीच में चलना है। जैसे ये वॉकर का फ्रंट वाला एरिया है और ये इसके दोनों साइड में हैंडल है, तो जब पेशेंट चल रहा है तो पेशेंट यहाँ पे चलेगा, यानी कि वॉकर के बीच वाले एरिया में चलेगा। तो मिडिल ऑफ द वॉकर पेशेंट वॉक करेगा, ना कि आगे या पीछे। ठीक है, लास्ट में दिया है क्लाइंट कैरीज द वॉकर, पेशेंट को वॉकर का यूज़ करना है, सिर्फ कैरी करने के लिए ही वो नहीं है, इसलिए ये 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत होंगे। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पाम्स रेस्ट लाइटली ऑन द हैंडल, जो वॉकर हमारा है तो ये जो इसका वॉकर का जो साफ्ट है या फ्रंट वाला जो एरिया है यहाँ पे पेशेंट अपने पाम को नहीं रखेगा, वो ये जो हैंडल वाला एरिया है दोनों साइडों में इस पे अपने पाम को लाइटली रखेगा। तो जब पेशेंट को जो वॉकर का यूज़ कर रहा है उसको हम क्या सिखाएंगे कि उसको अपने एल्बो फ्लैक्स रखने कम से कम 20 to 30 डिग्री, पेशेंट को वॉकर के बीच में चलना है, जैसे ये फ्रंट वाला साइड है तो यहाँ पे चलना है, बीच वाले एरिया में चलना है। ठीक है, और अपने पाम को जो वॉकर के हैंडल है उन पे रेस्ट कराना है या उन पे रखना है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही आंसर है, पाम रेस्ट लाइटली ऑन द हैंडल, पेशेंट जो है अपने वॉकर के हैंडल पे अपनी पाम रखेगा। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन असेसिंग ए लेबरिंग क्लाइंट द नर्स फाइंड ए प्रोलैप्स कोड द नर्स शुड, यानी कि जब एक लेबर वाला पेशेंट है उसका असेसमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रोलैप्स्ड कोड देखने को मिल रहा है। तो प्रोलैप्स कोड की अगर बात की जाए तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोलैप्स कोड अगर देखने को मिल रहा है तो क्या होगा, अटेम्प्ट टू रिप्लेस द कोड, जो कोड बाहर निकली हुई है उसको हम वापस करेंगे। दूसरा प्लेस द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड, या पेशेंट को लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। तीसरा एलिवेट द क्लाइंट हिप, पेशेंट के हिप वाले एरिया को उठाएंगे। चौथा कवर द कोड विद ए ड्राई स्टेराइल गोज, या जो कोड है उसको हम एक ड्राई स्टेराइल गोज से कवर कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में अटेम्प्ट टू रिप्लेस द कोड, जो कोड आपको बाहर जो दिख रही है, यानी कि जब पेशेंट लेबर में है और प्रोलैप्स कोड हो गया है, जब असेसमेंट आप कर रहे हैं तो पेशेंट का जब वेजाइनल वाला एरिया जो है या वेजाइनल पार्ट जो है वहाँ से आपको जो कोड है वो बाहर निकली हुई दिखाई देगी। और प्रोलैप्स का मतलब हो गया है कि प्रेजेंटिंग पार्ट और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बीच में, पेशेंट के प्रेजेंटिंग पार्ट और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बीच में प्रोलैप्स कोड जो आ गई उसको हम प्रोलैप्स कोड बोल रहे हैं। और प्रोलैप्स कोड में कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि पेशेंट में जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, यानी कि फीटस में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फेटल हार्ट जो है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और कोड कंप्रेशन की वजह से हमने पहले भी बताया था वेरिएबल डिसेलरेशन पेशेंट में देखने, यानी कि फीटस में वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब उस कोड को अटेम्प्ट टू रिप्लेस द कोड, हम उस कोड को वापस से अंदर इंसर्ट नहीं कराएंगे, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि उस पेशेंट में हम ये जो कोड है हमारी इसको वापस से रीइंसर्ट नहीं कराएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि पेशेंट का जो फीटस जो है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट जो हुआ हेड हो सकता है, बटक्स वाला एरिया हो सकता है या शोल्डर वाला एरिया हो सकता है, जो भी एरिया है पेशेंट फीटस का, उसको हम
एलिवेट करके रखेंगे ताकि वो प्रेजेंटिंग पार्ट की वजह से, फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट की वजह से जो अम्बिलिकल कोड है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आए। इसलिए ग्लव्ड फिंगर, सिर्फ डायरेक्ट हैंड से नहीं, ग्लव्ड फिंगर यानी कि ग्लव्ड फिंगर टिप से पेशेंट स्टेराइल ग्लव्स पहनेंगे और उससे हम फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट को एलिवेट करेंगे ताकि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका जो प्रेशर है वो कोड पे नहीं आए। ठीक है, वापस से रिप्लेस या अंदर की साइड में अटेम्प्ट टू रिप्लेस नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्लेस द क्लाइंट ऑन हर लेफ्ट साइड। अगर यहाँ पे वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिल रहा है पेशेंट में, तो हम वेरिएबल डिसेलरेशन वाले पेशेंट में हम लेफ्ट साइड में पेशेंट को प्लेस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोलैप्स कोड भी है, तो प्रोलैप्स कोड वाले पेशेंट के लिए हम ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, सी ऑप्शन को देंगे। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एलिवेट द क्लाइंट्स हिप, हम अगर किसी पेशेंट में प्रोलैप्स कोड है और तो वेरिएबल डिसेलरेशन प्रोलैप्स कोड में ही देखने को मिलेगा, लेकिन जब वेरिएबल डिसेलरेशन की बात हो रही है तो हम उस पेशेंट को हम लेफ्ट साइड में पोजीशन देंगे। पेशेंट का मतलब यहाँ पे जो लेबर वाली जो मदर है उसको हम लेफ्ट साइड में पोजीशन देंगे। लेकिन जब प्रोलैप्स कोड आपको बाहर से दिख रही है तो प्रोलैप्स कोड में हम पेशेंट के हिप वाले एरिया को एलिवेट करेंगे, यानी कि जो हिप वाला एरिया है उसके नीचे हम रोल्ड टावल, एक टावल को रोल करके हिप वाले एरिया के नीचे प्लेस कर देंगे। या इसके अलावा हम पेशेंट को ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन भी दे सकते हैं, या इसके अलावा नी चेस्ट पोजीशन भी दे सकते हैं। नी चेस्ट पोजीशन को हम बोलते हैं जेनु पैक्टोरल पोजीशन। एलिवेट द क्लाइंट्स, हमारा अल्टीमेट पर्पज है कि हम पेशेंट के हिप वाले एरिया को एलिवेट करें। ये अब हम कैसे कर सकते हैं, या तो हिप वाले एरिया के नीचे हम एक टावल को रोल करके लगा दें, या ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे दें, या नी चेस्ट पोजीशन पेशेंट को दे दें। तो इससे क्या होगा कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटस का, वो जो अम्बिलिकल कोड है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाएगा, और ज़्यादा प्रेशर अगर नहीं बनेगा तो पेशेंट में फीटल हाइपोक्सिया नहीं होगा, तो पेशेंट में ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, यानी कि फीटस में हार्ट रेट जो है वो डाउन नहीं होगी, और फीटस एक नॉर्मल फीटस रह पाएगा, उसके सर्कुलेशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इस तरह के केसेज में अगर लंबे टाइम तक आपको लग रहा है कि प्रोलैप्स कोड रहेगा और ये रिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम इस पेशेंट में तुरंत की तुरंत सर्जिकल सेक्शन यानी कि सीजेरियन सेक्शन के लिए पेशेंट को रेडी करते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ताकि जो कंप्रेशन की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई जो फीटस को कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसको हम एटलीस्ट 8 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देंगे फेस मास्क के थ्रू पेशेंट को, ताकि जो फीटस में हाइपोक्सिया जो देखने को मिल रहा है उसको हम ओवरकम कर सकें या उसको दूर कर सकें। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपको दिया गया था कवर द कोड विद ए ड्राई स्टेराइल गोज। अगर प्रोलैप्स कोड रिलीव नहीं हो पा रही है, ठीक है, या बेबी जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, जैसे प्रोलैप्स कोड हुई और उसके बाद में डिलीवर मान लीजिए हो गया तो ठीक है। अगर डिलीवर नहीं हो पा रहा है और तब तक आप सीजेरियन सेक्शन के लिए पेशेंट को रेडी कर रहे हैं, तो तब तक आप क्या करेंगे, कवर द कोड विद ड्राई, हम उसको यानी कि प्रोलैप्स कोड को ड्राई गोज पीस से, स्टेराइल से तो करेंगे, स्टेराइल गोज पीस का हम यूज करेंगे, लेकिन ड्राई का यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि जो ड्राई वाला जो दिया गया है ना, तो ड्राई की जगह हम मोइस्ट और स्टेराइल गोज पीस का यूज़ करेंगे, ना कि ड्राई स्टेराइल का यूज़ करेंगे। ड्राई का यूज़ नहीं करेंगे, मोइस्ट का यूज़ करेंगे, और स्टेराइल होना जरूरी है, इसलिए मोइस्ट गोज पीस का यूज़ करेंगे। और ऑप्शन में दिया गया है आपको ड्राई, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब पेशेंट में प्रोलैप्स कोड हो रहा है तो उस पेशेंट में प्रोलैप्स कोड में पेशेंट में फेटल हार्ट रेट डाउन होगी, हाइपोक्सिया होगा, फीटस में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, ब्लड और ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फेटल में वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिलेगा। और अगर वेरिएबल डिसेलरेशन की हम यहीं पे बात करें तो वेरिएबल डिसेलरेशन वाले पेशेंट को या यानी कि उस मदर को हम लेफ्ट साइड में पोजीशन देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोलैप्स कोड भी है, और अगर प्रोलैप्स कोड भी है तो हम पेशेंट के हिप वाले एरिया को ऊपर उठाते हैं। हिप वाले एरिया को हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं, हिप वाले एरिया के नीचे एक रोल टावर दे के उठा सकते हैं, जीनो पैक्टोरल यानी कि नी चेस्ट पोजीशन दे के उठा सकते हैं, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे के उठा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट और मदर की फीटस की प्रेजेंटिंग पार्ट और एमनियन के बीच में जो अम्बिलिकल कोड आ गई है, उससे प्रेजेंटिंग पार्ट और एमनियन के बीच में अम्बिलिकल कोड के आ जाने से प्रेजेंटिंग पार्ट का जो प्रेशर है वो अम्बिलिकल कोड पे कंप्लीट प्रेशर नहीं हो, ताकि थोड़ा बहुत प्रेशर रिलीव हो सके। ये हमारा यहाँ पे अल्टीमेट पर्पज़ है। और अगर तब तक कोड बाहर रहती है तो हम उसको मोइस्ट स्टेराइल गोज से कवर करके रखेंगे। कोड को वापस से अंदर वेजाइना में या यूजारिक्स में डालने की कोशिश नहीं करेंगे, जो भी करेंगे वो स्टेराइल प्रोसीजर टेक्निक से करेंगे। ठीक है, और पेशेंट को जीनोपैक्टोरल रोल टावल देंगे हिप लेवल के नीचे, या फिर ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे। इसलिए सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए 30-year-old मेल एडल्ट एडमिटेड विद ए स्टैब वुंड, यानी कि एक पेशेंट है 30 साल का मेल है,
स्टैब वुंड, यानी कि उसको कोई चाकू वगैरह मार दिया है, उसका स्टैब वुंड है, ठीक है, एडमिट हुआ है आपके पास में। वाइल इन द इमरजेंसी रूम ए चेस्ट ट्यूब इज इंसर्टेड, जब पेशेंट इमरजेंसी रूम में आया तो उसको एक चेस्ट ट्यूब डाली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्राइमरी रेशनल फॉर इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब, यानी कि इनमें से आपसे ये पूछा गया कि चेस्ट ट्यूब डालने का प्राइमरी रीजन क्या है इनमें से, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है द ट्यूब विल अलाउ फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ द लंग एक्सपांसन, जो चेस्ट ट्यूब हमने डाली है क्या वो दोनों लंग्स के एक्सपांसन, यानी कि एक थोड़ा कम एक्सपांड हो रहा है और दूसरा ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, इसको दोनों को इक्वलाइज करने के लिए क्या हम चेस्ट ट्यूब डालते हैं? नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। देखिए जो चेस्ट ट्यूब है वो लंग्स के एक्सपांसन में हेल्पफुल होती है, ना कि उसके दोनों लंग्स के इक्वल एक्सपांसन करती है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ गलत होगा। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो चेस्ट ट्यूब है वो दोनों लंग्स के जिस साइड में डाली गई, मान लीजिए लेफ्ट साइड में डाली गई, तो उस वाले लेफ्ट साइड वाले लंग्स के इन्फ्लेशन में, यानी कि उसके एक्सपांसन में हेल्पफुल होगी, ना कि लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स के इक्वल एक्सपांसन में हेल्पफुल होगी। ए ऑप्शन इसलिए यहाँ पे आपका गलत होगा। तीसरा आपको दिया गया चेस्ट ट्यूब रिलीव पेन एसोसिएटेड विद ए कोलैप्स्ड लंग, चेस्ट ट्यूब जो है वो हमारे पेन को कम करने के लिए, जो कोलैप्स्ड लंग है उसकी पेन को कम करने के लिए डाली जाती है। नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि चेस्ट ट्यूब डालना भी एक पेनफुल प्रोसीजर ही है। चेस्ट ट्यूब अंदर डालना भी एक पेनफुल प्रोसीजर है और ये हमारे पेन को रिलीव नहीं करती है, इसलिए सी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चेस्ट ट्यूब असिस्ट विद कार्डियक फंक्शन बाय स्टेबलाइजिंग लंग एक्सपांशन। हाँ, जैसा कि हमने फर्स्ट ऑप्शन में बताया कि चेस्ट ट्यूब जो है वो लंग्स के एक्सपांशन में हेल्पफुल होती है, लेकिन वो कार्डियक फंक्शन में कोई असिस्ट नहीं करती, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ आपको गलत होगा। और बी ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि चेस्ट ट्यूब जो हम डाल रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है? चेस्ट ट्यूब सर्व एज ए मेथड फॉर ड्रेनिंग ब्लड एंड सीरस फ्लूइड, यानी कि आपने जो चाकू की वजह से या जो अंदर पेशेंट में जो घाव हो गया है लंग्स वाले एरिया में या जो प्लूरल वाले एरिया में या प्लूरल कैविटी में, उसमें जो फ्लूइड का ड्रेन हो गया है, ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया है या ब्लड इकट्ठा हो गया है या कोई पस इकट्ठा हो गया है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम चेस्ट ट्यूब डाल रहे हैं। और अगर वो चेस्ट ट्यूब अंदर डालने से फ्लूइड, ब्लड और जो पस है वो बाहर निकलेगी, तो उस वाले एरिया में अभी खाली हो गया, तो उस खाली वाले एरिया से पेशेंट का लंग्स जो है वो एक्सपांड होगा और इस तरह से इन्फ्लेटिंग इन द लंग्स, तो इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स में भी हेल्पफुल होगा। बी ऑप्शन सही होगा। अभी देखिए हम आप इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये किसी पेशेंट का ट्रेकिया है और ये उसका लंग है, ठीक है, और ये दूसरे वाला जो है ये इसका प्लूरल कैविटी है, और यहाँ पे क्या है कि पस और उसका कलेक्शन हो चुका है ब्लड का, और आपने चेस्ट ट्यूब डाली, ये बाहर निकाल देगी, इसको ड्रेन कर देगी। तो जब ये खाली ड्रेन हो जाने के बाद में ये जो खाली स्पेस बच जाएगा, तो इसमें क्या है, ये जो लंग्स जो है ये एक्सपांड हो जाएगा, यानी कि पूरा इन्फ्लेट हो जाएगा। क्योंकि पूरा इन्फ्लेट किस लिए नहीं हो रहा था? पहले वहाँ पे पस, ब्लड या जो सीरस फ्लूइड है उसका इकट्ठा हो जाने की वजह से लंग्स जो है वो कोलैप्स हो रहा था या छोटा हो रहा था, कंप्लीट फूल नहीं पा रहा था, कंप्लीट एयर उसमें अंदर नहीं आ पा रही थी। अभी जैसे हमने चेस्ट ट्यूब डाली तो वो जो फ्लूइड प्लूरल कैविटी में भरा हुआ था वो बाहर निकल जाएगा, सीरस फ्लूइड या ड्रेन या जो पस जो भी है वो बाहर निकलेगा, तो लंग्स को एक्सपांड होने के लिए या इन्फ्लेट होने के लिए, फूलने के लिए वहाँ पे जगह मिल जाएगी, और जगह मिल जाएगी तो पेशेंट में जो लंग्स एक्सपांशन है वो होगा, री इन्फ्लेट हो पाएगा लंग्स। तो हमारा चेस्ट ट्यूब डालने का पर्पज़ क्या रहता है? ड्रेनिंग ब्लड और सीरस फ्लूइड एंड असिस्ट इन री इन्फ्लेटिंग द लंग्स, इससे पेशेंट में ब्लड और ड्रेन जो है वो बाहर निकलेगा और इससे पेशेंट के लंग्स जो है वो री इन्फ्लेट होंगे। ये हमारा प्राइमरी पर्पज़ है चेस्ट ट्यूब डालने का, इसलिए बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्लाइंट हु डिलीवर्ड दिस मॉर्निंग टेल द नर्स दैट सी प्लान टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, यानी कि एक पेशेंट है जिसका भी डिलीवरी हुआ है, वो नर्स को बता रही है कि वो अपने बच्चे को या बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाह रही है। द नर्स इज अवेयर दैट सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द, नर्स आपको अब नर्स को पता है कि जो सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग है वो इनमें से कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट है मदर्स एजुकेशन लेवल, दूसरा इन्फेंट्स बर्थ वेट, तीसरा साइज ऑफ द मदर्स ब्रेस्ट, और चौथा मदर्स डिजायर टू ब्रेस्ट फीड। जैसा कि आपको पता है हम जब क्वेश्चन सेशन का ख़त्म कर रहे हैं इस एपिसोड का, तो एक क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि आपको इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है और इसका हम एक्सप्लेनेशन और आंसर जो सही आंसर है वो नेक्स्ट सेशन में देंगे, इसलिए आप इसका पढ़िए और इसका आंसर बताइएगा। आप हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहिए। आप प्ले स्टोर से हमारा नर्सेज हब के नाम से एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है या जो पेड टेस्ट सीरीज़ है उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।